एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उच्च क्रम के आंशिक अवकलनों को अर्थशास्त्र में क्या प्रयोग लिया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो क्रमांक 3 और 4 जो पार्शियल डिफरेंशिएशन से संबंधित है उनमें बहुत विस्तार से इस बात की जानकारी प्राप्त की थी कि किस प्रकार से आंशिक अवकलन निकाले जाते हैं। अर्थशास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई तत्वों से प्रभावित होती है। जैसे हम मांग की बात करते हैं तो मांग कई चीज़ों से प्रभावित होती है। मांग वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है, संबंधित वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है, इनकम से प्रभावित होती है, सरकारी नीति से प्रभावित होती है, जलवायु व मौसम से प्रभावित होती है, उपभोक्ता की आदत, रुचि, रीति रिवाज, फैशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मांग को प्रभावित करती है। यदि हम मांग जो है वो किसी एक तत्व से कितनी प्रभावित हो रही है तो हम अन्य सभी तत्वों को स्थिर मानकर केवल एक तत्व के संदर्भ में अगर अवकलन करते हैं तो इस प्रकार के अवकलन को आंशिक अवकलन कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थशास्त्र में बहुत सारे ऐसे डेरिवेटिव्स है जो कई प्रकार के चरों से प्रभावित होते हैं। तो अगर हम एक चर के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य चर को स्थिर रखते हुए ही ये कर पाते हैं। जैसे डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, मांग एक्स वस्तु की मांग एक्स वस्तु की कीमत से भी प्रभावित है, व्यक्ति की आय क्या है उससे भी प्रभावित है, सरकारी नीति क्या है उससे भी प्रभावित है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है इससे भी प्रभावित है, गवर्नमेंट, इसके अलावा जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है, बहुत सारे तत्वों पर आय का प्रभाव पड़ता है, फैशन कैसी है इस पर भी आय का मांग का प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम स्पेसिफिक मांग का कीमत पर कितना प्रभाव पड़ता है तो अन्य सभी तत्वों को स्थिर मानते हुए हमको आंशिक अवकलन के माध्यम से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मांग कीमत से कितनी प्रभावित होती है। इसी प्रकार से अगर हमको ये देखना है कि मांग सरकारी नीति से कितनी प्रभावित होती है तो हमको अन्य तत्वों को स्थिर मानकर केवल सरकारी नीति के संदर्भ में आंशिक अवकलन करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आंशिक अवकलन अर्थशास्त्र में बहुत प्रयोग में होते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र में एक चर में परिवर्तन का प्रभाव कई चरों पर पड़ता है। इसी प्रकार से देखिए, किसी वस्तु का उत्पादन है ये डिपेंड करता है लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, यानी किसी वस्तु का जो उत्पादन है वह कई तत्वों पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है श्रम कितना है, कच्चा माल की स्थिति कैसी है, सरकारी नीति कैसी है, टेक्नोलॉजी का स्तर कैसा है, भूमि कितनी अवेलेबल है, पूंजी कितनी अवेलेबल है, श्रम प्रशिक्षण प्राप्त है या नहीं है, साहसी कितना रिस्क टेकन कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य उत्पादन बहुत सारे तत्वों से प्रभावित होता है। अगर हमको ये कैलकुलेट करना हो कि उत्पादन पर लेबर का कितना प्रभाव पड़ता है तो हमको अन्य सभी तत्वों को स्थिर मानते हुए पी के एल के संदर्भ में आंशिक अवकलन पड़ेगा। हमको यदि ये देखना हो कि उत्पादन पर टेक्नोलॉजी का कितना प्रभाव पड़ता है तो अन्य सभी कंटेंट को कांस्टेंट मानते हुए हमको केवल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आंशिक अवकलन करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आंशिक अवकलन जो है वो अर्थशास्त्र में हर बहुत चीज़ों में काम में आता है। तो यहाँ हम ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आंशिक अवकलन से हम वस्तु की प्रकृति भी पता कर सकते हैं कि वस्तु किस प्रकार की है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं, x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ p1 p2 and x2 is equal to also function of p1 p2। ये दो फलन दे रखे हैं, x1 is function of p1 p2 and x2 is also function of p1 p2। तो हम del x1 by del p1 का मान निकाल रहे हैं। तो ये है p2 कीमत को स्थिर रखते हुए, p2 कीमत को स्थिर रखते हुए p1 में परिवर्तन से x1 की मांग में परिवर्तन, ये हमारे को बता रहा है, क्या बता रहा है, डेल x1 बाई डेल p1 ये बता रहा है कि जब p2 कांस्टेंट है तो p1 में परिवर्तन से x1 की मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है। अगर मैं ये डेल x1 बाई डेल p2 करूं तो p1 कीमत को स्थिर रखते हुए p2 में परिवर्तन से x1 की मांग में कितना परिवर्तन होता है ये बताएगा। अगर मैं ये x2 के सापेक्ष करूं डेल x2 बाई डेल p1 निकालूं तो यानी p2 कीमत कांस्टेंट
P2 को कांस्टेंट रखते हुए P1 में परिवर्तन से X2 की मांग में कितना परिवर्तन होता है, ये इसको बताएगा। और अगर मैंने डेल X2 बाई डेल P2 लिया है तो ये P1 को कांस्टेंट मानना है, कीमत P1 को कांस्टेंट मानते हुए P2 में परिवर्तन से X2 की मांग में कितना परिवर्तन होता है, इसको बताता है। तो ये जो आंशिक अवकलन है, इस आंशिक अवकलन में हमने दो फलन लिए हैं, x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P1 P2 और x2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P1 P2। यदि हम डेल x1 बाई डेल P1 निकालते हैं, इसका मतलब P2 कीमत को स्थिर रखते हुए x1 की मांग x1 P1 में परिवर्तन से x1 की मांग में क्या परिवर्तन होता है। यदि हम डेल x1 बाई डेल P2 निकालते हैं तो ये इसको बताता है कि हम P1 कीमत को स्थिर रखते हुए P2 कीमत में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से x1 की मांग में क्या परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से अगर हम निकालते हैं डेल x2 बाई डेल P1 निकालते हैं तो ये इस चीज को बताता है कि जब P2 कीमत को स्थिर रखा जाता है और केवल P1 कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से P2 की x2 वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है उसको बताता है। और इसी प्रकार से अगर हम डेल x2 बटे डेल P2 की गणना करते हैं तो ये बताता है कि यदि हम कीमत P1 को स्थिर रखें तो P2 कीमत में परिवर्तन की वजह से x2 वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है। अब इन कैलकुलेशन के माध्यम से हम वस्तु की प्रकृति के बारे में पता कर सकते हैं कि वस्तु प्रतियोगी वस्तु है या पूरक वस्तु है या सामान्य वस्तु है, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रतियोगी वस्तु, कॉम्पिटिटिव वस्तु, कॉम्पिटिटिव सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में हमने पहले पढ़ा है। जब दो वस्तुएं इस प्रकार की होती है जो एक के स्थान पर दूसरी काम आती है तो इस प्रकार की वस्तुओं को प्रतियोगी वस्तु की संज्ञा दी जाती है। जैसे चाय के स्थान पर हम कॉफी काम में ले सकते हैं, पेन के स्थान पर हम पेंसिल से लिख सकते हैं, शूज के स्थान पर हम सैंडल पहन सकते हैं, रोटी के स्थान पर हम चावल खा सकते हैं, कचौड़ी के स्थान पर हम समोसा खा सकते हैं, जलेबी नहीं मिले तो हम इमरती खा सकते हैं, हमको शर्ट नहीं मिले तो हम टी शर्ट पहन सकते हैं। इस प्रकार की वस्तुओं में सामान्य रूप से क्या होता है कि अगर एक वस्तु की कीमत में कमी होती है, एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो सामान्य रूप से उपभोक्ता उस वस्तु को कम खरीदता है और उसके बजाय वह दूसरी वस्तु को ज्यादा खरीदने लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ये लेते हैं कि यदि किसी समय चाय महंगी हो जाती है तो उपभोक्ता चाय खरीदना कम कर देता है और चाय के स्थान पर कॉफी ज्यादा पीने लग जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी समय कचौड़ी सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता कचौड़ी ज्यादा यूज करने लग जाता है, उसकी जगह पर समोसा कम खरीदने लग जाता है। तो इस प्रकार की वस्तु जो एक के स्थान पर दूसरी वस्तु काम में आ सकती है, इस प्रकार की वस्तुओं को प्रतियोगी वस्तु कहा जाता है। अब हम आंशिक अवकलन के माध्यम से यह पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु प्रतियोगी है, कौन सी वस्तु पूरक है, कौन सी वस्तु सामान्य है। तो यहाँ देखिए, यदि किसी समय में अगर मान लीजिए P1 कीमत बढ़े, मान लो देखिए P1 कीमत बढ़ने पर देखिए अगर किसी समय P1 कीमत बढ़ने पर X1 की मांग घट जाए, क्या है, जैसे चाय है, चाय की कीमत बढ़ी तो चाय की मांग घटी, वह X2 की मांग बढ़े, क्या हो रहा है, चाय महंगी हुई, P1 चाय की कीमत है, X1 चाय की मात्रा है। तो चाय की कीमत बढ़ने पर यदि चाय की तो मांग घटे और कॉफी की मांग बढ़े तो हम इसको गणितीय भाषा में लिखेंगे तो लिखेंगे डेल X1 बाई डेल P1, यानी P1 बढ़ने पर P1 तो कम खरीदी गई और डेल X1 बाई डेल X2 ज्यादा खरीदी गई। तो हम बोलेंगे वस्तु प्रतियोगी है। क्या है, कीमत P1 कीमत बढ़ी तो P1 कीमत बढ़ने से X1 की मांग घटी तो देखिए नेगेटिव और X2 की मांग बढ़ी। इसी प्रकार से देखिए अगर P1 कीमत P2 कीमत बढ़े, P2 कीमत बढ़े तो X2 की मांग घटे, X1 की मांग बढ़े। अगर जैसे कॉफी महंगी हुई तो डेल X2 बटे डेल P2, कॉफी महंगी हुई तो कॉफी की डिमांड घटी और किसकी डिमांड बढ़ी, डेल X1 बाई डेल P2, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि एक कीमत बढ़ रही P1 की, तो P1 की कीमत बढ़ने से X1 की मांग घटी और X2 की मांग बढ़ी।
यानी एक की मांग घटती है, दूसरे की मांग बढ़ती है X1 में और X2 में। उल्टा समझ, X1 अगर ऐसे आ रहा है तो X2 ऐसे आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ X2 ऐसे आ रहा है तो X1 ऐसे आ रहा है, यानी दो निशान एक साइड में है, दो निशान धनात्मक है और दो निशान ऋणात्मक है। तो आप सामान्य रूप से ये देखें कि अगर कोई वस्तु की प्रकृति इस प्रकार की हो कि दो निशान एक साइड में जाते हैं, दो निशान दूसरी साइड में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु प्रतियोगी होगी। अगर आप इसको उल्टा लें कि अगर P1 की कीमत घटे, यानी चाय की कीमत घटे, तो चाय की मांग बढ़ेगी, और चाय की मांग बढ़ेगी तो कॉफी की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो देखिए P1 कीमत घटने पर X1 की मांग बढ़े, वह X2 की मांग घटे, तो क्या होगा, डेल X1 बाई डेल P1 ये तो आ जाएगा पॉजिटिव कीमत घटने पर, और डेल X2 बाई डेल P1 आ जाएगा नेगेटिव। इसी प्रकार से यदि P2 कीमत घटे तो X2 की मांग बढ़ेगी, तो आएगा डेल X2 बाई डेल P2 ये तो आ जाएगा पॉजिटिव, और X1 की मांग घट जाएगी क्योंकि कॉफी सस्ती हुई तो कॉफी ज्यादा बिक रही है, और कॉफी ज्यादा बिक रही है तो चाय कम बिक रही है, तो चाय की मांग पर कॉफी का क्या असर पड़ेगा, ये नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ देखिए दो निशान ऐसे हैं और दो निशान ऐसे हैं, तो अगर दो निशान एक साइड में हो और दूसरे निशान दूसरी साइड में हो, तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि वस्तुएं आपस में प्रतियोगी होगी, यानी दो पॉजिटिव निशान होते हैं और दो नेगेटिव निशान होते हैं, तो इसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तुएं आपस में क्या होगी, प्रतियोगी होगी। अब देखिए पूरक वस्तु की स्थिति क्या होती है। पूरक वस्तु क्या होती है, वह वस्तुएं जो एक साथ खरीदी जाती है उनको पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे हम कार लेते हैं तो कार लेने के साथ हमें पेट्रोल या डीजल भी लेना पड़ता है। यदि हम शूज लेते हैं तो शूज के साथ सॉक्स भी लेना होता है। यदि हम रोटी लेते हैं तो रोटी के साथ हमको सब्जी भी लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार की वस्तुएं जो साथ साथ खरीदी जाती है, आप पेन लेंगे तो पेन के साथ आपको शाही भी लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की वस्तुओं को पूरक वस्तु कहा जाता है। पूरक वस्तु या कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या होता है कि यदि P1 की कीमत घटेगी तो X1 की मांग बढ़ेगी और X2 की मांग भी बढ़ेगी। समझिए इसको, यदि कार सस्ती होती है तो कार भी ज्यादा बिकेगी, और कार ज्यादा बिकेगी तो पेट्रोल भी ज्यादा बिकेगा। यानी पूरक वस्तु में क्या होता है, पूरक वस्तु में एक वस्तु की कीमत घटेगी तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ेगी और दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। तो यहाँ क्या होगा, P1 कीमत घटने पर X1 की मांग बढ़े, वह X2 की मांग भी बढ़े। अब देखिए इसको समझिए, डेल X1 बाई डेल P1 कीमत घटी तो X1 की मांग बढ़ी और X2 की मांग भी बढ़ी P1। इसी प्रकार से यदि P2 की कीमत घटती है तो X2 की मांग भी बढ़ेगी और X1 की मांग भी बढ़ेगी। देखिए P2 कीमत घटती है तो X1 की मांग भी बढ़ती है, यानी पेट्रोल सस्ता हुआ तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ी और कार की मांग भी बढ़ेगी। तो यहाँ देखिए पेट्रोल सस्ता हुआ तो डेल X2 बाई डेल P2 पॉजिटिव और डेल X1 बाई डेल P2 भी पॉजिटिव। यानी इसमें देखिए चारों निशान एक दिशा में आए। तो अगर चारों निशान एक दिशा में आते हैं तो हम कहेंगे कि वस्तु जो है वो पूरक होगी। इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी समय कार महंगी होती है, मान लीजिए P1 है, मैं ये मान लेता हूं X1 है कार, P1 कार की कीमत, कार की मांग, X2 है पेट्रोल की मांग और P2 है पेट्रोल की कीमत। अब देखिए यदि P1 कीमत बढ़ती है यानी कार की कीमत बढ़ती है तो कार की मांग घटेगी। तो देखिए P1
बढ़ने से x1 की मांग घटती है, और जब कार की मांग घटेगी तो पेट्रोल की मांग भी घटेगी। तो देखिए डेल x1 बाई डेल P1 नेगेटिव, डेल x2 बाई डेल P1 इज ऑल्सो नेगेटिव। इसी प्रकार से यदि P2 पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोल की मांग घटेगी, और पेट्रोल की मांग घटेगी तो पेट्रोल महंगा होता है तो कार की मांग भी घटेगी। तो इस प्रकार से ये निशान चारों या तो इस प्रकार होंगे या इस प्रकार चारों होंगे। तो हम कहेंगे कि वस्तुएं पूरक है, यानी एक लेते हैं तो साथ में आपको दूसरी भी लेनी है। तो आप आसानी से दे सकते हैं कि अगर चारों निशान एक ही दिशा में है, या तो चारों पॉजिटिव है या चारों नेगेटिव है, तो वस्तु पूरक होगी। दो निशान पॉजिटिव दो नेगेटिव, चाहे वो अलग अलग हो, चाहे ऐसा हो कि ये दो नेगेटिव ये दो पॉजिटिव, या यूं हो कि ये दो नेगेटिव ये दो पॉजिटिव, या यूं हो कि ये दोनों नेगेटिव ये दोनों पॉजिटिव, ये जो है ये दोनों तो नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव। तो ये वस्तु अगर ऐसे दो हो, या दो ऐसे हो या दो ऐसे हो, तो इस स्थिति में वस्तु पूरक प्रतियोगी होगी, और चारों निशान एक दिशा में होंगे तो वस्तु क्या होगी, पूरक वस्तु होगी, और यहाँ प्रतियोगी होगी। तो हम देखेंगे कुछ सवाल करेंगे, और सवाल में हम देखेंगे कि वस्तुएं क्या है। एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं। देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दूसरी नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये वस्तु होगी प्रतियोगी। अगर यूं हो जाए ये दो ऐसे आ जाए ये दो ऐसे आ जाए तो भी प्रतियोगी होगी। ये पॉजिटिव आ जाए ये पॉजिटिव आ जाए ये नेगेटिव ये नेगेटिव तो भी वस्तु। तो देखिए यहाँ पर देखिए दो तो है नेगेटिव दो है पॉजिटिव, यहाँ ये दो नेगेटिव ये दो पॉजिटिव, यहाँ ये दो पॉजिटिव ये दो नेगेटिव। तो ऐसी स्थिति में वस्तुएं क्या होगी, वस्तुएं होगी प्रतियोगी। अगर ऐसा आ जाए एक दो तीन चार, या तो चारों नेगेटिव हो या चारों पॉजिटिव हो, तो वस्तुएं होगी पूरक। तीन एक साइड में हो, एक दो तीन, ये हो पॉजिटिव, या ये हो पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, या ये वाला पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो ये नेगेटिव हो ये नेगेटिव हो, या तीन नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो। इस प्रकार हो कि तीन एक साइड में हो और एक साइड में हो, तो इस स्थिति में वस्तुओं को कहा जाएगा कि वस्तुएं सामान्य होगी। ये बहुत सामान्य सी पहचान है जिसके वजह से हम लिख सकते हैं ये वस्तुओं की सामान्य। अब देखिए इसके सवाल किस प्रकार से आते हैं, और आप उसको बहुत आसानी से उन सवाल को हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ कुछ सवाल लेंगे जिसमें हमको ये बताना है कि वस्तु पूरक होगी या वस्तु प्रतियोगी होगी, किस प्रकार की वस्तु होगी। इसका हम कैलकुलेशन कुछ सवाल के माध्यम से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया x1 बराबर 20 माइनस 3p1 माइनस 2p, x2 बराबर दे दिया 20 x2 बराबर 50 माइनस 5p1 माइनस 7p, या एक सवाल दे दिया x1 बराबर 20 प्लस 3p1 प्लस p2, या x2 बराबर दे दिया 14 प्लस 2p1 प्लस 3p2। ये दोनों सवाल दे दिए। अब आप देखिए आंसर का अवकलन निकालेंगे dx1 बाई dp1, p1 के सापेक्ष पहले वाले का अवकलन करेंगे ताकि -3 नेगेटिव, dx1 का dp2 के सापेक्ष अवकलन करेंगे -2 नेगेटिव, dx2 का dp1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे -5 नेगेटिव, dx2 का मैंने dp2 के सापेक्ष अवकलन किया था -sin। क्या किया, इस वाले का अवकलन किया, p1 के सापेक्ष किया था -3, बाकी सब अचर संख्या 0। फिर पहले वाले का मैंने p2 के सापेक्ष किया था -2 नेगेटिव, x2 का मैंने p1 के सापेक्ष किया था -5 और x2 का मैंने p2 के सापेक्ष किया था। ये देखो सब निशान एक। यह देखिए डेल x1 बाई डेल p1, p1 के सापेक्ष किया 3 पॉजिटिव आया, डेल x1 का डेल p2 के सापेक्ष या इसी का p2 के सापेक्ष किया तो 1 पॉजिटिव आया, डेल x2 का डेल p1 के सापेक्ष किया तो 2 पॉजिटिव, ये वाला।
और डेल x2 बाई डेल P2 ये 3 पॉजिटिव। तो यहाँ से देखिए ये चारों निशान इधर है, ये चारों निशान इधर है। तो हम कहेंगे कि ये वस्तुएं क्या होगी, वस्तुएं आपस में पूरक होगी, क्योंकि चारों निशान या तो पॉजिटिव है या चारों निशान इसमें नेगेटिव। अब देखिए दूसरा एक सवाल लेते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो एक तरफ होंगे, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। मैंने लिया x1 बराबर 25 माइनस 3p1 प्लस p, x2 बराबर लिया 7 प्लस 2p1 माइनस 3p, या x1 बराबर 25 प्लस 5p1 माइनस 7p2, x2 बराबर ले लिया 10 माइनस 2p1 प्लस 3p। यहाँ देखिए ये दो सवाल और लिए। अब इसमें हमको पता करना है कि वस्तुएं कौन सी है, प्रतियोगी वस्तुएं है, पूरक वस्तुएं है या सामान्य वस्तुएं। अब देखिए मैंने डेल x1 बाई डेल P1, इसका x1 का P1 के सापेक्ष अवकलन किया -3 नेगेटिव, डेल x1 बाई डेल P1 इसका फिर P1 के सापेक्ष P2 के सापेक्ष किया, x1 का P1 के सापेक्ष और अब P2 के सापेक्ष 1 पॉजिटिव, डेल x2 का डेल P1 के सापेक्ष किया 2 पॉजिटिव आया, डेल x2 का डेल P2 के सापेक्ष किया -3 नेगेटिव। तो देखिए एक निशान ये, दूसरा निशान ये निशान ऐसा, ये निशान ऐसा। अब इसमें और करते हैं, डेल x1 बाई डेल P1, इसका P1 के सापेक्ष अवकलन किया 5 पॉजिटिव आया, और डेल x1 का डेल P2 के सापेक्ष अवकलन किया -7 नेगेटिव आया, डेल x2 का डेल P1 के सापेक्ष अवकलन किया -2 नेगेटिव आया, डेल x2 का डेल P2 के सापेक्ष अवकलन 3 पॉजिटिव। तो ये निशान ऐसा है, ये निशान ऐसा है, ये निशान ऐसा है, ये निशान ऐसा है। तो यहाँ देखिए ये दो निशान सेम है, दो अलग, यहाँ पे भी ये दो निशान ऐसे हैं, दो निशान ऐसे हैं। तो जब दो निशान पॉजिटिव हो, दो निशान नेगेटिव हो, तो हम बोलेंगे वस्तुएं क्या है, वस्तुएं प्रतियोगी है। दो सवाल मैंने दोनों के करा दिए। अब अगर वस्तु सामान्य वस्तु होती है तो किस प्रकार से होगा, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वस्तु सामान्य होगी तो उसमें किस प्रकार का सवाल आ सकता है। उसमें 3 निशान एक साइड में जाएंगे, 2 निशान एक निशान एक साइड में जाएगा। जैसे मैंने लिखा x1 बराबर 20 माइनस 2p1 प्लस 3p, x2 बराबर 50 माइनस 5p1 माइनस 7p, या दे दिया x1 बराबर 30 प्लस 2p1 माइनस p2, x2 बराबर 50 प्लस 3p1 प्लस 7p2। अब देखिए इसमें डेल x1 का p1 के सापेक्ष अवकलन करें, -2 नेगेटिव आएगा, डेल x1 का P2 के सापेक्ष अवकलन करें 3 पॉजिटिव आएगा, डेल x2 का P1 के सापेक्ष अवकलन करें -5 नेगेटिव आएगा, डेल x2 का डेल P2 के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका P2 के सापेक्ष तो -7 नेगेटिव आएगा। तो एक निशान, दूसरा निशान, ये तीसरा निशान, ये चौथा निशान। डेल x1 का P1 के सापेक्ष अवकलन करेंगे पॉजिटिव आएगा, डेल x1 का P2 के सापेक्ष अवकलन करेंगे -1 नेगेटिव आएगा, डेल x2 का डेल P1 के सापेक्ष अवकलन किया 3 पॉजिटिव आया, डेल x2 का डेल P2 के सापेक्ष अवकलन किया 7 पॉजिटिव आया। तो ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया। ये 3 निशान एक दिशा में, यहाँ पे भी 3 निशान एक दिशा में। तो हम बोलेंगे वस्तुएं सामान्य, ये पहचान। इस प्रकार से आंशिक अवकलन का प्रयोग करते हुए हम वस्तु की प्रकृति भी पता कर सकते हैं कि वस्तु सामान्य वस्तु है या वस्तु पूरक है या प्रतियोगी है। मैं समझता हूँ वस्तु की पहचान आंशिक अवकलन से किस प्रकार से की जाती है, ये इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।